नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज हम करेंगे पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण की जो बुक एक्सरसाइज है उसको करेंगे। सबसे पहले हम इन बिंदुओं को देख लेते हैं। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी बात को किसी को सुनाते हैं, समझते हैं, दूसरों की बातों को समझते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाषा। भाषा के हमें यहाँ पे दो भेद बता रखे हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। भाषा को लिखित रूप देने के लिए किसका निर्माण हुआ है? भाषा को लिखित रूप देने के लिए कि किसी भाषा को कैसे लिखा जाए, उसको उसको लिखने के लिए किसका निर्माण किया गया? लिपि का। लिपि हमें सिखाती है, बताती है कि कौन सी भाषा को किस तरीके से लिखा जाए, है ना। अगला बिंदु हमें बता रखा है कि मौखिक विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। जो हमारे मौखिक विचार हैं, जो हमारे भाव हैं, अगर हम उसको लिखना चाहते हैं, लिखकर प्रकट करना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? लिपि का प्रयोग करेंगे। लिपि हमें बताती है कि किसी भी बात को, विचार को, भाव को किस तरीके से लिखा जा सकता है। हर भाषा की अपनी क्या होती है? लिपि होती है। हर भाषा, अलग अलग भाषाएं जिस तरीके से बोली जाती है तो उनके लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है ना। तो वैसे ही हमें लिपि बताती है कि इस भाषा को किस तरीके से लिखा जाए। अगला बिंदु है हमारा व्याकरण। भाषा को शुद्धता प्रदान करता है ना। किसी भी भाषा में कौन सी त्रुटि हमसे हो रही है उसको सुधारने का काम कौन करेगा? व्याकरण करेगा। अब हम आगे करते हैं इसके प्रश्नों को। मैंने इन बिंदुओं को आपको कल भी बताया था और आज मैं इसीलिए आपका इसका दोहरान करवाया ताकि आप प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह से कर सको, है ना। प्रश्न 1 हमें दे रखा है, भाषा किसे कहते हैं? इसकी हमें क्या करनी है? यहाँ पे परिभाषा बतानी है। विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। आदान प्रदान मतलब कि हम अपनी बात किसी को सुनाना चाहते हैं या कोई और हमें अपनी बात कहना चाहता है, तो वो आदान प्रदान हो गया। तो वही विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम है, कैसे कहोगे आप? बोल के कहोगे या लिख कर कहोगे, तो वो क्या होगी? वो भाषा होगी। अपनी बात किसी को समझाओगे, किसी की बात समझोगे, तो वो सब क्या होगा? आदान प्रदान। हमारी विचारों के आदान प्रदान का माध्यम यानी कि साधन क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। आगे देखते हैं प्रश्न 2 को। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। भाषा जो लिखित रूप में लिखी जाती है तो वहां पे हमें कौन से चिन्ह लगाने हैं, किस तरीके से लिखा जाना है, उस सब का प्रयोग करते हैं। तो वो सब हमें कौन बताता है? वो सब हमें लिपि बताती है कि किस तरीके से किसी भाषा को लिखा जाना है। ठीक है। आगे प्रश्न 3 दे रखा है, रिक्त स्थान भरना है। भाषा का, ये देखो यहाँ पे एक मुंह का चित्र दे दिया तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा रूप है। मुंह से बोलने वाला कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप होता है। भाषा का डैश रूप प्रकट हो तो कौन सी कहलाती है? भाषा कौन सी भाषा होगी अगर हम मुंह से बोल के करेंगे तो? मौखिक। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे मौखिक। भाषा का मौखिक रूप प्रकट हो या मुंह से बोलने वाला रूप प्रकट हो तो क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक है। अगला ख दे रखा है, भाषा का, अब यहाँ लिखने का चित्र दे रखा है तो कौन सी भाषा हो गई? ये लिखित हो गई। भाषा का डैश रूप हो तो क्या कहलाती है? यहाँ पे लिखित भाषा कहलाती है। लिखने वाला चित्र दे दिया हमें इसलिए हम लिखेंगे लिखित कहलाती है। ग हमें यहाँ पे दे रखा है कि भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। कि किसी भाषा को किस ढंग से लिखा जाएगा ये हमें कौन बताता है? ये हमें लिपि बताती है। घ में हमें दे रखा है कि भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। कौन शुद्धता प्रदान करता है? कौन बताता है कि हमने जो ये शब्द लिखे हैं इसमें ये त्रुटि है, इस तरीके से इसका इस तरीके से इसे शुद्ध किया जा सकता है, ये वाली मात्रा हमने गलत लगाई है। तो ये सब बताने का काम कौन करता है? ये हमें व्याकरण बताती है कि किस शब्द को किस ढंग से लिखा जाए। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 3, खालिस्तान भरिए। आगे हमें दे रखा है प्रश्न 4, नीचे दिए गए खानों में चुनकर राज्यों के नाम बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आपको खुद बनाना है और उन भाषाओं के सामने दिए गए खाली स्थानों को लिखना है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे दे रखा था एक बंगला, तो आपको ऐसे ही राज्यों के नाम लिखने हैं कि जैसे हिंदी है, मराठी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, असमिया है, वैसे ही आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, चलो इस प्रश्न को मैं ही आपको करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? बंगला, जो कि किया हुआ है। क्या करना था? हमें राज्यों के नाम बनाने थे, उनकी भाषाएं उनके सामने दी गई थी। तो यहाँ पे बंगला, तो ये किसकी भाषा है? कौन से राज्य की भाषा है? ये है बंगाल की।
और यहाँ पे देखो दे रखा है हिंदी। हिंदी किसकी भाषा है? दिल्ली की। दिल्ली आपको कहाँ मिलेगा? देखो ये रहा दिल्ली। इस तरीके से आप इसको बना भी लोगे, जैसे उदाहरण में हमें बता रखा है ना। दिल्ली किसकी भाषा? दिल्ली की भाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, हम ऐसे इसको मिलान कर देंगे। थर्ड पे हमें दे रखा है मराठी। मराठी किसकी भाषा है? महाराष्ट्र की। अब हम यहाँ महाराष्ट्र को देखेंगे कि महाराष्ट्र, दिल्ली को देखो हमने कैसे मिलान किया है। नीचे हमें दे रखा है दी और यहाँ पे ली, तो यहाँ पे हमने इन दोनों को सर्कल बनाते हुए मिलान कर दिया। तो हिंदी भाषा कहाँ बोली जाती है? दिल्ली में। आगे हमें दे रखा है मराठी। मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र देखो यहाँ कहाँ है। इसमें मिलान करने का काम तो एकदम आसानी से दे रखा है। कैसे? देखो ये रहा महाराष्ट्र, है ना, एकदम ऊपर चलता हुआ, ये हो गया महाराष्ट्र। आगे हमें दे रखी है तेलुगु भाषा। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? आंध्र में। आंध्र ढूंढो यहाँ कहाँ है? ये रहा आंध्र, सबसे ऊपर दे रखा है। इस तरीके से सर्कल बनाते हुए हमने क्या किया? इसको हाईलाइट कर दिया। आगे देखो दे रखी है कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है? ये रहा देखो कर्नाटक। ठीक है, आगे दे रखा है हमें असमिया भाषा। असमिया भाषा कहाँ बोली जाती है? असम में। कहाँ है असम? ये रहा। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 4। आगे हम करेंगे मौखिक प्रश्नों को, जो कि प्रश्न 5 है। आगे हमें देखें दे रखे हैं मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाषा क्या होती है, वही परिभाषा में यहाँ लिखनी है कि विचारों के आदान प्रदान के साधन को यानी कि माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यहाँ हमें परिभाषा लिख देनी है। आगे प्रश्न 2 दे रखा है कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो हम यहाँ बताएंगे भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। प्रश्न 3 हमें दे रखा है कि लिपि क्या होती है। लिपि की परिभाषा यहाँ लिखेंगे कि भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित किए गए जो चिन्ह होते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखित रूप देने के लिए किस भाषा को किस तरीके से लिखा जाए उसके लिए जो निश्चित चिन्ह किए गए हैं ना, उसको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रश्न 4 हमें दे रखा है कि व्याकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। यहाँ हमें वही उसी का उत्तर देना है कि भाषा को शुद्ध रूप देने के लिए, कि कोई शब्द किस तरीके से लिखा जाए वो शुद्ध रूप देने के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ी। आगे हमें दे रखा है प्रश्न 2, मौखिक रूप से वाक्यों के सामने जो मौखिक है उनके आगे हमें सर्किल लगा देना है और जो लिखित है उसके आगे हमें ऐसे स्क्वायर का चिन्ह लगा देना है। अब नेहा पत्र लिख रही है, लिखने का काम है, तो लिखने का काम मौखिक होता है या लिखित होता है? लिखित होता है ना, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायर बना देंगे उसके आगे। आगे ख हमें दे रखा है कि मेरी नानी ने मुझे कहानी सुनाई। सुनाने का काम हो रहा है, मुंह से बोलने का काम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मौखिक रूप हो जाएगा। मौखिक रूप के लिए हम क्या करेंगे? गोला बना देंगे, सर्किल बना देंगे। ग में हमें दे रखा है सुप्रिया ने नेताजी का भाषण सुना। तो वो बोल रहे थे और उसने सुनने का काम किया था, लिखने का काम तो कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गई, और मौखिक भाषा के लिए हमें यहाँ लगाना है गोला। ठीक है, आगे प्रश्न 3 हमें दे रखा है कि ऐसे कोई 2 स्थान बताइए जहां सांकेतिक भाषा अथवा इशारों से विचारों को समझा जाता है। तो 2 स्थान कौन कौन से होंगे जहां हमें इशारों से सारा काम होता है? तो पहला स्थान मैंने बताया यातायात के नियमों हेतु। जो वहां पे ट्रैफिक पुलिसमैन खड़े होते हैं वो क्या करते हैं? हाथ के इशारे से बताते हैं कि आपको यहाँ जाना है, आप यहाँ पे रुकना है आपको। तो एक स्थान क्या हो गया? यातायात के नियमों हेतु। और दूसरा स्थान होगा राष्ट्रीय गान शुरू करने के लिए जो ड्रम बीट बजाई जाती है, तो वो भी हमें इशारा करती है कि आपको इस तरीके से खड़ा होना है, इस टाइम पे आपको राष्ट्रीय गान गाना है और इस तरह से सावधान विश्राम ये सब करना है ना। तो एक स्थान हमारा क्या हो गया? राष्ट्रीय गान का स्थान, जहाँ पे ड्रम बीट हमें इशारों से समझाती है। आगे प्रश्न 4 है, सही विकल्पों का चयन कर उन पर टिक का चिन्ह लगाना है। 1 नंबर पे है कि जब विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाए तो वो कहलाता है कौन सी भाषा? बोलकर है तो मौखिक भाषा। प्रश्न 2 है, भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, समझना और लिखना सिखाता है। क्या सिखाता है? कौन सिखाता है हमें शुद्ध रूप से बोलना, समझना और लिखना? कि हमें किस तरीके से बोलना है, ये शब्द तब सही होगा, इसमें ये वाली मात्रा लगाएंगे तब सही होगी। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमें व्याकरण सिखाती है। एक अच्छी और रोचक बात मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, जो कि प्रश्न 5 में हमें दे रखी है कि एक 100 रुपए का नोट है। ठीक है, इस नोट में हमें क्या बताना है? इस नोट में हमें बताना है कि ये जो 100 रुपए का नोट है, ध्यानपूर्वक इसको देखना है कि इसमें कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जो कि आज से पहले शायद आपको नहीं पता होगा।
तो उन भाषाओं को जानने का हमें प्रयास करना है कि कौन कौन सी भाषाएं इस नोट पर प्रयोग की गई है और कितनी भाषाएं हमें यहाँ पर प्रयोग की गई है। तो कितनी का जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि यहाँ पर 17 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 1। आगे हमें बता रखा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जो कि वापस से हमें ध्यान देने योग्य बातें बता रखी है, ठीक है। और भारत में भाषाओं को संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? हमारे भारत में 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता प्रदान की गई है। आगे हमें बता रखा है कि गूंगे और बधिर लोगों को, जो गूंगे मतलब जो बोल नहीं सकते और बधिर मतलब जो सुन नहीं सकते, लोगों को विशेष रूप से इशारों की भाषाएं सिखाई जाती है ना, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो इशारों वाली भाषाएं उनको समझाई जाती है और उसके द्वारा भी वो अपनी बात को समझाते हैं दूसरों को भी। नेत्रहीन लोगों को ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। जिनकी आंखें भगवान ने नहीं दी होती है, किसी कारणवश चली जाती है, तो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं, कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं? ब्रेल, जिसको वो अपने हाथ से टच कर कर महसूस करते हैं और किसी बात को समझते हैं और दूसरों को समझाने की कोशिश भी करते हैं, है ना। तो पढ़ना और लिखना वो कौन सी लिपि से जानते हैं? वो ब्रेल लिपि से जानते हैं। ये बच्चों हो गया हमारा पाठ 1। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा समझाया गया और पढ़ाया गया ये पाठ और उसके अभ्यास प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में आपको मैं इसका कॉपी पाठ समझाऊंगी। जिन बच्चों ने इसके बुक पार्ट को अभी किया नहीं है, क्योंकि आपके पास पीडीएफ पहुंचा नहीं है, जब पहुंच जाएगा तो आप इसको कंप्लीट करते हुए अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करेंगे। आज की मेरी कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।